बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस को देख लिया था कि लैब डायग्नोसिस के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है, कल्चर होता है, सीरोलॉजिकल होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक होता है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है कि जो कल्चर मेथड करते हैं, तो कल्चर मेथड के लिए आपको जो स्पेसिमेन लेना होता है वो किसी नॉन स्टीरॉयल साइट से लेना पड़ता है। ठीक है। उसी नॉन स्टीरॉयल स्पेसिमेन को आपने प्योर आइसोलेट कल्चर बनाना पड़ता है, उसकी प्योर आइसोलेटेड कॉलोनीज बनानी पड़ती है। तो उसके लिए स्पेसिमेन कहाँ कहाँ से आ सकता है और जो स्पेसिमेन किस जगह से आएगा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। ठीक हो गया। और किन किन इन्फेक्शन के अंदर वो स्पेसिमेन काम आएगा। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले ब्लड है, फिर थ्रॉट है, फिर स्प्यूटम का है, फिर CSF का कल्चर है, स्टूल का है, यूरिन का है, जेनिटल का है, वूंड एंड एब्सेस कल्चर है। ठीक हो गया। तो हर स्पेसिमेन का स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। जिस तरह ब्लड का स्पेसिमेन है वो सेप्सिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, थ्रॉट का फ्रेंचाइटिस के लिए होता है। तो हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर से वही बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड वाले को। ठीक हो गया। ब्लड वाले को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्लड वाला जो कल्चर होता है ये उस कंडीशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है जब हमारी बॉडी के अंदर सेप्सिस होगा, एंडोकार्डाइटिस होगा, मेनिंजाइटिस होगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, निमोनिया होगा। एक बात तो आपको समझ आ गई कि जो तमाम के तमाम चीज़ें हैं ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से, एपिडर्मिडिस की वजह से हो जाती है। आपको पता है कि सेप्सिस हो जाता है, एपिडर्मिडिस की वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो कंडीशंस है ऊपर लिखी हुई और किन किन बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, तो 3 ग्राम नेगेटिव रॉड्स लिखे हुए हैं, ई कोलाई, कैलाप्सिला निमोनियाई एंड सूडोमोनास एरोजिनोसा। 2 फंगस लिखे हुए हैं, कैंडिडा अल्बाइकेंस और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। आपको पता है कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ और मोल्ड्स भी होते हैं जिनको आप आइसोलेट करते हैं प्योर कॉलोनी में, किसकी हेल्प से? ब्लड कल्चर की हेल्प से। ठीक हो गया। अब इसका थोड़ा सा मेथड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। उसका मेथड होता क्या है। तो ब्लड कल्चर करने के लिए सबसे पहले आपने ब्लड को कलेक्ट करना है और ब्लड कलेक्ट करेगा किसी न किसी वेन से। वेन से आपने क्या करना है, सबसे पहले वेन को पंक्चर करना है। इसको बोलते हैं वेनी पंक्चर। जो साइड होती है वेनी पंक्चर की, तो वेनी पंक्चर परफॉर्म करने से पहले उस साइड को एंटीसेप्टिक से ट्रीट करना पड़ता है। एंटीसेप्टिक से क्यों ट्रीट करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कंटेमिनेट ना हो जाए, क्योंकि स्किन के ऊपर भी कुछ नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। अगर ये नॉर्मल फ्लोरा अपनी जगह को छोड़ने के बाद कहीं और आ जाए तो ये उस जगह के ऊपर किसी पैथोजेनेसिस या कोई डिजीज करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं स्किन के, कहीं वो इसको कंटेमिनेट ना कर दे, तो जो यूज किया जाता है वो होता है स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक हो गया। स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस से बचने के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। फिर इसके बाद ब्लड ऑब्टेन करने के बाद वेनी पंक्चर के बाद उसको किसी न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में डालते हैं। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, उसमें एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है। तो उस बॉटल के अंदर कुछ ऐसा इंडिकेटर होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है तो उसका मतलब ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ दोनों के दोनों हो रही है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जाके ये ब्लड कल्चर काम करता होता है। इसके बाद चलते हैं थ्रॉट कल्चर पे। तो थ्रॉट कल्चर किन किन कंडीशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है? जब सूडो मेम्ब्रेनस हो जाता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कोलोस्ट्रिडियम डेफिसिल की वजह से होता है। सूडो मेम्ब्रेनस जो होता है, मेम्ब्रेन होती है टॉन्सिल्स के ऊपर, ठीक है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स के ऊपर, तो वो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया की वजह से होती है। फ्रेंचाइटिस के केस में थ्रॉट कल्चर ऑब्टेन किया जाता है। फ्रेंचाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है या गोनोकोकस की वजह से हो सकता है। स्पेसिफिकली जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक हो गया। जिसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है। ओके। फिर इसके बाद और किन के लिए क्या परफॉर्म किया जाता है? गोनोकोकस के लिए, क्योंकि गोनोकोकस भी फ्रेंचाइटिस करवा देता होता है। ठीक हो गया। या फिर ओरल थ्रश जो कैंडिडा की वजह से होती है। अब इसका मेथड क्या होता है? ठीक हो गया। तो कहते हैं कि जो एक FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक हो गया, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस बनाई है। उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जो चेक करती है गैस को। गैस का क्या मतलब है? ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है जिसको गैस बोलते हैं। उसके एंटीजन को चेक करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है। ठीक है। ओके। जिसका एक पूरा टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। ठीक हो गया। यानी जो डिवाइस क्या करती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के एंटीजन को डिटेक्ट करती है और इस टेस्ट को बोलते हैं रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी आती है जिसमें न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट है जो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव है और इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक होता है।
ठीक हो गया। ओके। और एक बात आपको पता है कि गैस की वजह से बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे रियोमेटिक फीवर हो सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से। तो इसका डायग्नोसिस जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा सही होता है। ठीक हो गया। ग्राम स्टेनिंग नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते थ्रोट के स्वैब में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नॉर्मल फ्लोरा वाली स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं और ये वाला स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, उसके दरमियान आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो नॉर्मल फ्लोरा तो हम थ्रोट के कल्चर की ग्राम स्टेनिंग नहीं करते होते। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है जिसको बोलते हैं माल्टी टॉफ टेस्ट। माल्टी टॉफ टेस्ट ये हमने पढ़ना है प्रोटियोमिक्स के अंदर। ठीक हो गया, प्रोटियोमिक्स के अंदर। ओके। वो भी टेस्ट ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है। तो ये तो हो गया थ्रोट का कल्चर। अब हम पढ़ लेते हैं स्प्यूटम का कल्चर। स्प्यूटम का कल्चर किस केस के अंदर ऑब्टेन किया जाता है? जब इन्फेक्शन रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होगा, जैसे निमोनिया हो सकता है या एक्टिव पल्मोनरी टीबी है। इन कंडीशन के अंदर स्प्यूटम के कल्चर को आइसोलेट किया जाता है। तो निमोनिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड भी हो सकता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड की मेन कॉजेज क्या है? क्लैप्सिला और सोडोमोनास एरोजिनोसा, जबकि कम्युनिटी की मेन कॉज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक हो गया। और बाकी एक्टिव पल्मोनरी टीबी इन्फेक्शन के लिए भी ये परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ भी एक टेक्निक यूज करती है जिसको बोलते हैं माल्डी टॉफ। माल्डी टॉफ का एब्रीविएशन क्या है? मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ लाइट। तो ये माल्टी टॉफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। माल्टी टॉफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं कि जो स्प्यूटम जो आपको स्पेसिमेन चाहिए, ठीक है, कल्चर के लिए, तो वो स्प्यूटम होना चाहिए। वो कोई स्लाइवा नहीं होना चाहिए, वो कोई नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और सबसे पहले हमने क्या करनी है? इसकी ग्राम स्टेनिंग करनी होती है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करनी होती है। ओके। फिर इसके बाद आपने क्या करना है? अगर पेशेंट खांस नहीं सकता, कफ नहीं कर सकता, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने क्या करना है? ट्रैकियल एस्पायरेट लेना है या ब्रोंको एल्वियुलर लेवेज या लंग की बायोप्सी उस कंडीशन के अंदर जब पेशेंट कफ नहीं कर सकता। ठीक हो गया। चूंकि ये वाले जो पाथवे है, ये जो प्रोसीजर्स है, ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को बाईपास कर देती है, तो ये रैपिड और अच्छा वाला डायग्नोसिस परफॉर्म करा देते हैं। अच्छा, जो हमने क्या किया, पहले ग्राम स्टेनिंग करने के बाद हमने क्या किया? कल्चर किया स्प्यूटम का ब्लड डैगर के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा, कॉलोनीज का पता चल जाएगा। फिर उन कॉलोनीज को मजीद हम किसी बायोलॉजिकल टेस्ट से, बायोकेमिकल टेस्ट से, सीरोलॉजिकल टेस्ट से या प्रोटियोमिक टेस्ट से डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे। प्रोटियोमिक टेस्ट कौन सा होता है? माल्टी टॉफ होता है। मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। कहते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा के कल्चर बहुत ही कम किए जाते हैं, तो माइकोप्लाज्मा की डायग्नोसिस होती है ना, वो सीरोलॉजिकल टेस्ट से परफॉर्म की जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर ल्यूजिनीला निमोनिया है, क्योंकि ये भी निमोनिया करवाता है, ठीक है, ल्यूजिनिया निमोफिलस को बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कल्चर होती है वो करते हैं चारकोल यीस्ट। ठीक है, चारकोल यीस्ट एगर के ऊपर, और इसके अंदर आयरन, सल्फर, सिस्टीन, तीन चीजें होती है। आयरन होता है, सल्फर होता है, सिस्टीन होता है, जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। अगर एक्टिव टीबी की शिकायत है, अगर सस्पेक्टेड टीबी है, तो सबसे पहले आप एसिड फास्ट ट्रेनिंग करोगे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। ठीक हो गया। फिर आप कल्चरिंग करोगे लोट, लेकिन जो कल्चर करने के लिए जो मीडियम यूज करोगे उसका नाम है लोवेंस्टेन जेनसन मीडियम। इसकी एक बहुत बड़ी साइड इफेक्ट ये है कि आपको 6 हफ्ते लग जाते हैं इसकी प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए, प्रॉपर कल्चर के लिए। ठीक हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंथी प्रोसेस है। ओके। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कहते हैं कि अगर एस्पायरेशन निमोनिया हो गया और लंग एब्सेस है, ये दूसरे टाइप के इन्फेक्शन होती हैं जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अब इनको यहाँ पे नहीं देखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम सीएसएफ का कल्चर। सीएसएफ का कल्चर किन किन कंडीशन के लिए किया जाता है? सीएसएफ आपको पता है कि सबअरेक्नाइड स्पेस में होता है और स्पाइनल कैनाल के अंदर होता है। तो जो ट्रांसफर्स माइलाइटस के कंडीशन के अंदर, मेनिंजोएन्सेफलाइटिस के अंदर और मेनिंजाइटिस के अंदर किया जाता है। अब मेनिंजाइटिस कौन से बैक्टीरिया करवाते हैं? तो 3 क्लासिकल इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निसेरिया मेनिंजाइटिस। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एक यीस्ट भी होता है, एक फंजाई भी होती है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ये भी मेनिंजाइटिस करवाता होता है। तो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मेनिंजाइटिस के। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप सीएसएफ का कोई ना कोई स्पेसिमेन ऑब्टेन करोगे। स्पेसिमेन ऑब्टेन करने के बाद इसकी ग्राम स्टेनिंग करोगे, या अगर आपको सस्पेक्टेड टीबी का इन्फेक्शन लग रहा है तो आप एसिड फास्ट स्टेनिंग करोगे, जिससे आपको एजुकेटेड गेस पता चल जाएगा कि ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आपको क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस का शक है तो फिर आप क्या करते हो? इसके लिए इंडियन इन प्रिपरेशन वाला टेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है, इंडियन इन प्रिपरेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ये
एड्स वाले पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस वगैरह ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आ जाते हैं स्टूल के स्पेसिमन की तरफ। अब स्टूल का स्पेसिमन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? स्टूल वाला स्पेसिमन इस कंडीशन के लिए है जब सस्पेक्टेड डायरिया हो। डायरिया भी दो तरह का होता है, राइस वाइटरी डायरिया और दूसरा होता है ब्लडी डायरिया, जिसको एंटीरोकोलाइटिस या डिजेंट्री बोलते होते हैं। अभी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करवाते होते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ई कोलाई लिखा हुआ है। ई कोलाई का भी होता है जो एक हेमरेजिक स्ट्रेन होता है। ठीक हो गया। STEC का क्या मतलब हुआ? शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई। ठीक हो गया। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ई कोलाई, शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर जुजिनाई और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। इन कंडीशन के अंदर डिजेंट्री, एंटीरोकोलाइटिस या जिसको ब्लडी डायरिया कहते हैं ये हो जाता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप करते क्या हो? सबसे पहले क्या करते हो आप? इनको कल्चर करने के बाद किसी स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो एक मैकॉनकी एगर होती है, दूसरा सिलेक्टिव डिफरेंशिएशन मीडियम होता है। फॉर एग्जांपल जो साल्मोनेला और शिगेला के लिए होता है, साल्मोनेला और शिगेला के लिए इयोसिन मिथाइलिन ब्लू होता है। ठीक हो गया। इसके साथ और कौन कौन से होते हैं? और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मीडियम होता है कंपाइलोबैक्टर के लिए स्पेसिफिक होता है और चौथा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल वगैरह के लिए। ठीक हो गया। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मैकॉनकी और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। अब जो मैकॉनकी एगर और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर ये दोनों के दोनों सिलेक्टिव और डिफरेंशियल होते हैं। ठीक हो गया। सिलेक्टिव का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। डिफरेंशियल का मतलब है किसी न किसी लेबोरेटरी टेस्ट या बायोकेमिकल टेस्ट के बेस के ऊपर दो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करेंगे। सिलेक्टिव क्यों है? क्योंकि ग्राम नेगेटिव रोड्स को ग्रो करने देंगे और किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देंगे, ग्राम पॉजिटिव को नहीं करने देंगे। डिफरेंशियल इस वजह से कि जो साल्मोनेला और शिगेला होते हैं ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं, जो ई कोलाई ले लेगा आप एग्जांपल, तो वो किसकी लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर सकते हैं। और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू के ऊपर अगर देखें तो जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, जो ई कोलाई है, वो पर्पल आएगा, पर्पल। ठीक हो गया। क्योंकि पर्पल वाले स्पेलिंग के अंदर एल आ रहा है तो लैक्टोज, जबकि ग्रीन शीन कलर किस केस के अंदर ऑब्टेन होगा? सॉरी, पर्पल और ग्रीन शीन लैक्टोज फर्मेंटर के अंदर होगा। जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे साल्मोनेला और शिगेला, उनकी कॉलोनी कलरलेस होगी। ठीक है, कलरलेस होगी। इसके अलावा कुछ रीसेंट टेक्निक्स भी होती है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के अंदर, आपने पढ़ना है माल्टीटॉफ होता है। ठीक हो गया। माल्टीटॉफ इसको आपने प्रोटियोमिक्स के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा रीसेंट होती है। उनका सिलेक्टिविटी, इनकी स्पेसिफिसिटी, इनके सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है इन ट्रेडिशनल टेक्निक से। ठीक हो गया। तो ये टेक्निक्स वगैरह परफॉर्म की जाती हैं। ओके। और इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? और इसके अलावा ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट भी होता है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट भी होता है। ठीक हो गया। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो H2S प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और बट के अंदर गैस प्रोड्यूस नहीं होती और अल्केलाइन स्लैंट होता है। ठीक हो गया। तो वो किसका मतलब है? वो शिगेला की बात कर रहा है, वो शिगेला की बात कर रहा है। तो ये ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, इसको हमने पढ़ना है ग्राम नेगेटिव रोड्स इंटैरिक वाले चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया। नॉर्मली कल्चर करने के बाद डायग्नोसिस करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ कल्चर इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है जिनको CIDT बोलते हैं। जो CIDT का एडवांटेज ये है कि आपको डायग्नोसिस चंद घंटों में मिल सकता है, ना कि आपको पूरे दिन या हफ्तों का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमने स्टूल का कल्चर वगैरह देख लिया है। ठीक हो गया। ओके, स्टूल का कल्चर देख लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूरिन का कल्चर। ठीक हो गया। यूरिन का कल्चर किन किन कंडीशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है? या तो पाइलोनेफ्राइटिस हो गया या यूरेथ्राइटिस हो गया, सॉरी सिस्टाइटिस हो गया। ये इन दोनों को करवाने वाला ई कोलाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा एंटीरोबैक्टर, प्रोटीएस और एंटीरोकोकस, इनकी वजह से भी ना पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस हो सकता है। ओके, बस इसमें काम की बात वैसे इतनी ही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कुछ नीचे की तरफ अगर आ जाते हैं तो जेनिटल ट्रैक का जो कल्चर है, और दूसरा होता है वुंड और एब्सेस कल्चर। जेनिटल ट्रैक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन करवाते हैं? तो नेज़ेरिया, गोनोरिया, क्लैमिडिया, ट्रैकोमाटाइस और ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है। ठीक हो गया। ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है। तो पहले हम नेज़ेरिया गोनोरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेज़ेरिया गोनोरिया की डायग्नोसिस करनी होती है ना, तो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर आपको ग्राम नेगेटिव अपीयर हो जाता है, ग्राम नेगेटिव कोकाई वगैरह अपीयर हो जाता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम स्पेशलाइज मीडियम यूज़ करते हैं, थेयर मार्टन मीडियम और चॉकलेट एगर प्लेट। अब चॉकलेट एगर जो यूज़ किया जाता है किस कंडीशन के अंदर? चॉकलेट एगर, ठीक है, ये उस कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है जब हमने इसको कलेक्ट किया हो, स्पेसिमेन को कलेक्ट किया हो किसी स्टीराइल साइट से। लेकिन अगर नॉन स्टीराइल साइट से कलेक्ट किया हो
तब हम यूज़ करते हैं कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, थेयर मार्टिन मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो ये थेयर मार्टिन मीडियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस और सर्विसाइटिस होता है वो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी कल्चरिंग करते हैं एग यॉक के ऊपर, ठीक है, एग यॉक के ऊपर, यॉक्स ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग्स के ऊपर। ठीक हो गया, तो वो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस को आइडेंटिफाई कर लेता होता है। ठीक हो गया, ओके, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस के लिए। अब इसके बाद हम जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम साइफिलिस करवाता है, कहते हैं कि इसकी कल्चर हो नहीं सकती, तो इसकी डायग्नोसिस सीरोलॉजी और डार्क फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से की जाती होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारीक होते हैं, ग्राम स्टेनिंग इनकी होती हैं। ठीक हो गया, कल्चरिंग वगैरह भी नहीं होती। ओके, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। पहला है नॉन ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक हो गया, जिसमें आप एंटीबॉडी को देखोगे। ठीक है, दूसरा ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट। नॉन ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर आता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबॉरेटरी VDRL। दूसरा आता है रैपिड प्लाज्मा रीएजेंट टेस्ट RPR और VDRL। जबकि ट्रिपोनिमल के लिए जो टेस्ट स्पेसिफिक है वो है FTA ABS। अब इनको डिटेल से पढ़ना है साइफिलिस वाले चैप्टर के अंदर। जब साइफिलिस वाला चैप्टर होगा मैं आपको दोनों डिटेल से समझाऊंगा कि FTA ABS क्या होता है और RPR क्या होता है, VDRL क्या होता है। तीनों के तीनों सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं। अब इसके बाद वुंड और एब्सेस होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ब्रेन की, लंग्स की, एब्डोमेन की एब्सेस है तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और या फिर वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई की वजह से हो सकती है। एनारोबिक बैक्टीरिया बैक्टीरियाइड फ्रेजिलस हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आ सकता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। जबकि ट्रोमेटिक ओपन बाउंड ये होता है कोलिस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की वजह से, जो कि सॉइल फ्लोरा का कंपोनेंट है। जबकि सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन करवाते होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, प्रोपियानी बैक्टीरियम, एक्नीस वगैरह। जबकि डॉग और कार बाइट से जो इन्फेक्शन आ जाता है वो होता है पास्चुरिला स्पीशीज वाला। जबकि ह्यूमन बाइट का इन्फेक्शन हो तो ह्यूमन बाइट नॉर्मली जो विरेडियंस होते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस एंजाइनोसस, और इसके अलावा माउथ के एनारोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोवोटीला, फ्यूजोबैक्टीरियम। थोड़े से नाम मुश्किल है लेकिन अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता याद करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये ह्यूमन के बाइट इन्फेक्शन से या बाइट से इस तरह से इनका एब्सेस हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये वुंड एंड एब्सेस हमने पढ़ लिया, स्पेसिमन फॉर कल्चर पढ़ लिया। अब इसके एक चीज़ रह गई है सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर लेबॉरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो वो वाला रह गया है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला बना लेंगे। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं, जीनोमिक टेस्ट है, प्रोटियोमिक्स टेस्ट है। जीनोमिक के अंदर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट आ जाएगा, PCR आ जाता है, प्रोटियोमिक्स के अंदर माल्टीटॉफ आ जाता है। तो उनको थोड़ा बहुत हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आपने लाइक करना है, क्योंकि सारा का सारा फ्लो चार्ट आपको एक ही जगह पे मैं बना दूंगा और आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।